दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुत्व की मां कही जाने वाली या फिर पूरे भारत को पोषण देने वाली नदी गंगा की, जो पिछले कई सालों से अपने ज़िंदगी की दुहाई मांग रही है और सरकार और आम लोग उस दुहाई पर लात पे लात मारते जा रहे हैं। भारत के पश्चिमी हिमालय में कई सारे ग्लेशियर्स मिलकर निर्माण करते हैं भागीरथी नदी का। कई किलोमीटर्स में होने वाली बारिश और 238 ग्लेशियर्स इस भागीरथी नदी को मजबूती देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कई सालों से जल प्रवाह बहुत तेजी से कमज़ोर हुआ है, क्योंकि सरकार ने लगातार वहां पर डैम्स और बैराजेस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वाटर फ्लो जो है कमज़ोर हुआ है और नदी का बहाव धीरे हुआ है और वाटर लेवल भी डाउन हुआ है। दोस्तों सभी सरकारों की तरह उत्तराखंड की भी सरकार को ज़रूरत पड़ती है रेवेन्यू की, फंड की। इसके लिए बैराज डैम सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए। डैम्स में पानी इकट्ठा किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है ऐसे टाइम पे जब नदी थोड़ी कम फ्लो में होती है, थोड़ा कम बहती है, तो उस टाइम पे वही पानी मैदानी इलाकों में आकर प्रोवाइड करता है, किसानों को देता है पानी, और जिसकी वजह से फसल अच्छे हो पाते हैं। बैराज ये काम करते हैं कि नदी के पानी को थोड़ा रोक कर उसको नहर की तरफ ढकेलने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसी नहरों से होते हुए पानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा जैसे कुछ क्षेत्र में जाती है। किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी जल के साथ खेती का भी पानी मुहैया कराती है। दोस्तों ये चीज़ सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही घातक हो रहा है। इसकी वजह से नदी का वाटर फ्लो फ्री नहीं है, वो अपनी तरीके से अपने स्पीड में बह नहीं पा रहा है, और लगातार इस तरीके से पानी पर रोक लगाए जाने की वजह से जल प्रलय और बाढ़ आना एक आम बात सा हो गया है। दोस्तों ये बैराज जिन नहरों में नदी का पानी ढकेलते हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन नहरों का भी पानी दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। इसमें वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ उसके स्तर में भी कमी देखी जा रही है, और जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि आम आदमी जो पीने के पानी के लिए उसी नहरों के पानी पर ही डिपेंडेंट है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों बड़ी बड़ी पानी की कंपनियां इस पानी को साफ कर और ज़मीनी स्तर पे उतारती हैं, जिसके बाद ये पानी लोगों के घर तक पहुंचता है और लोग उसको पीते हैं। दोस्तों ये बहुत कठिन है कि सिर्फ नहर के माध्यम से हर एक किसान के खेत के पास पानी पहुंचा दिया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति में सरकार ने बहुत ढेर सारे नहरों का जाल बिछाया, जिससे कई किसानों के खेत के आसपास नहर तो पहुंच गए, लेकिन वहीं पर भारत के कई ऐसे हिस्से रह गए जहां पर पानी अभी भी नहर के द्वारा नहीं पहुंच पाता है। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पर किसान डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए हैं जमीन के अंदर के पानी पर, जिसको निकाल कर अपने खेत को सींचते हैं। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि भूजल यानी कि पानी जो जमीन के अंदर है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और इसका ही रिजल्ट है आज मथुरा और आगरा जैसे जिले पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। दोस्तों अगर डेटा की माने तो 85.3% जमीन के अंदर से पानी निकालकर खेतों को सींचा जाता है, जो कि एकदम शुद्ध पानी होता है, लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसको आसानी से पिया जा सकता है। दोस्तों ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको एक आम किसान या फिर एक आम आदमी दूर नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, एक बड़े इंस्टीट्यूशन की, और साथ ही साथ सरकार की सहयोग की। यह काम डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सरकार ही कर सकती है कि गंगा नदी को इन सब प्रॉब्लम से थोड़ी सी दूर कर सकती है। दोस्तों वैज्ञानिक लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसी तरीके से भूजल यानी कि ज़मीन के अंदर के पानी का दोहन होता रहा, तो आने वाले 15 से 20 सालों में जो पैदावार है, जो खेतों की उपज है, वो 20 से 30% कम हो जाएगा। एक तरफ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सरकार बता रही है, साथ ही साथ वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में पैदावार कम होगा, तो इसका नतीजा आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। दोस्तों जो दूसरी प्रॉब्लम है उसकी जिम्मेदारी सरकार की और आम आदमी दोनों की बराबर है। दोनों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ा किया है, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रॉब्लम के लिए। दोस्तों आपने शायद पढ़ा जरूर होगा कि वेटलैंड्स जो होते हैं, यानी कि जो पोखरे होते हैं, तालाब होते हैं, बड़े गड्ढे होते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। जब भी बाढ़ आता है, जल भराव होता है, तो ये क्या करते हैं, जितने भी एरिया के पानी रहते हैं अपने अंदर समेट लेते हैं। इससे दोस्तों कई फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि सड़कों पे लोगों के घरों में पानी नहीं जाता, बल्कि वो सारे पानी उन गड्ढों में चले जाते हैं।
दूसरा फायदा ये होता है कि जब गड्ढे में पानी चला जाता है तो वही पानी रिस रिस कर जमीन के अंदर जाता है, जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है उसको वो रिचार्ज हो जाता है, दोबारा रिचार्ज हो जाता है और हमारा वाटर लेवल मेंटेन हो जाता है। दोस्तों, इसकी वजह से हमारी प्यारी गंगा नदी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन तालाबों को इस तरीके से बहिष्कृत किया गया सरकार और आम आदमी द्वारा कि इसका नतीजा आज ये हो रहा है कि सड़कों पर जल भराव एक आम समस्या हो गई है। लोगों के घर के अंदर पानी जाना भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आज वही लोग जिन्होंने तालाब के ऊपर मिट्टी पाट कर कर अपना घर बनवाया है वही झेल रहे हैं, और साथ ही साथ सरकार को भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है एनडीआरएफ की टीम बनाकर, और इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे बाढ़ और प्रलय को रोकने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सरकार आज भी उसका कुछ बढ़िया रिजल्ट नहीं पा रही है। दोस्तों, प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, उसके बारे में सोच लिया जाए तो शायद प्रॉब्लम कम हो सकता है। जिन चीज़ों पर पहले की सरकार को ध्यान देना था, आम आदमी भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना सरकार है। सरकार ने एक तो डेवलपमेंट नहीं किया, प्लानिंग नहीं की, बिना प्लानिंग के ही विकास चालू हो गया, और दूसरी तरफ आम आदमी भी इस चीज़ पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दिखाए कि कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होते हैं तालाब और ये वेटलैंड्स हमारे लिए। दोस्तों, जब भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता है तो इसकी वजह से वाटर का लेवल डाउन होता है और हमको ही पानी पाने में समस्या होने लगती है। दोस्तों, अगर आईआईटी खड़गपुर की बात माने तो 1970 से लेकर आज तक यानी कि 2021 तक जो गंगा नदी है उसका वाटर लेवल 22% कम हो गया है। दोस्तों, 22% कम होना वाटर लेवल कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका खामियाजा बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट बहुत ही घातक होने वाला है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा समस्या है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गंगा माँ के वो पुत्र हैं जो गंगा माँ को माँ मानते हैं। आपने शायद एक लाइन जरूर पढ़ा होगा कि भारत में नदियों को माँ कहा जाता है, तब उनका इस तरीके से दोहन हो रहा है, इस तरीके से उन पर अत्याचार किया जा रहा है। वहीं पर यूरोप और अमेरिका पर, जहाँ पर नदी को बस नदी माना जाता है, उस नदी की स्वच्छता पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। तो हमारे यहाँ गंगा नदी को माँ कहते हैं, उसके बाद लोग ले जाके वहीं उसी नदी में कूड़ा फेंक देते हैं, पत्ती फेंक देते हैं, साथ ही साथ फूल भी फेंक देते हैं, और धर्म के इस जाल में फंसकर शायद वो भूल जाते हैं कि ये जो फूल उसमें फेंका जा रहा है, ये जो पत्तियाँ उसमें फेंकी जा रही हैं, इसको पैदा करने के लिए पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इतने विषैले होते हैं कि पानी में मिलकर उसमें पाए जाने वाले जो जंतु हैं, जो कीड़े और मकोड़े हैं, जो कि बेनिफिशियल होते हैं पानी को साफ करने के लिए, उन पर इसका बहुत बुरा असर होता है। उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन्स आज बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। इसका एकमात्र वजह है यही फूल, यही जहरीले पदार्थ जो हम अपने घर से ले जाकर गंगा नदी में फेंक देते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए कि आपकी माँ है, एक तरफ आप उसको माँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर कूड़ा फेंक रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का संस्कार है? दोस्तों, अगर एक रिपोर्ट की माने तो हर साल 80,000 टन से ज़्यादा फूल गंगा नदी में फेंके जाते हैं, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि आज भारत और बांग्लादेश में वो इलाके जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर हैजा जैसी बीमारी का फैलना एक आम बात हो गया है। हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई इस पर कह भी नहीं रहा है कि भैया फूल मत फेंको, ये हमारे लिए खतरनाक है, हमारे लिए जानलेवा है। क्यों? क्योंकि ये धर्म से जुड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ पर धर्म से जुड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आप जिसको देवी समझिए, जिसको माँ समझिए, उसमें बुरी तरीके से आप उस नदी को प्रभावित कर दीजिए, इतना बुरी तरीके से आप उस पर अत्याचार करिए कि आपके आने वाली पीढ़ी उस नदी के किनारे भी ना भटक पाए। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाए वो रिवर कि जिसको वेद के काल में देवी माना गया, माँ माना गया, जिसको सबसे पवित्र नदी मानी गई, उसका इस तरीके के अत्याचार ये बहुत ही गलत होगा। इसका नतीजा आने वाले समय में बहुत ही घातक होगा। तो सरकार की नमामि गंगे जैसे परियोजनाएं फेल हो गई। क्यों? क्योंकि शायद उसमें हम लोगों का भी साथ उतना अच्छा नहीं मिल पाया। कितना काम कर सकता है कोई सरकार एक नदी को बचाने के लिए? एक सीमा तक ही। जब तक ये अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आएगा, जागरूकता नहीं आएगी, समझ नहीं आएगा हमारे पेरेंट्स के अंदर भी कि ये जो फूल हैं, ये जो पत्ती हैं, जो घर के कबाड़ हैं, ये खतरनाक हैं इस नदी के लिए,
तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, सिर्फ सरकार के ऊपर हम ब्लेम कर कुछ नहीं कर सकते। कुछ ज़मीनी स्तर पर हम लोग कुछ काम जरूर कर सकते हैं अपनी इस प्यारी नदी को बचाने के लिए, इस गंगा माँ को बचाने के लिए। पहला चीज़ ये करना कि हमको कसम खाना है कि हम गंगा नदी या फिर किसी भी तालाब या पोखरे में, किसी भी ऐसी चीज़ जहाँ पर पानी बराबर आता रहता है, वहाँ पर हम कभी कूड़ा नहीं फेंकेंगे, कभी ये फूल पत्ती नहीं फेंकेंगे। दोस्तों, अगर आप नाली में भी कोई कूड़ा फेंकते हैं तो नाली जाके एक बड़े नाले में मिलती है, वो बड़ा नाला एक छोटी सी नदी में मिलती है, और वही छोटी नदी जाके बड़ी नदी में मिलती है, बाद में गंगा में मिलके समुद्र तक पहुँचती है। और आपका एक छोटा सा कूड़ा पता नहीं कितने जानवरों का जान ले सकता है, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि किसी भी नदी या नहर या कहीं भी नहाने के दौरान हम किसी भी बेसिक या एसिडिक चीज़ का इस्तेमाल ना करें। हम वहाँ पर साबुन, सर्फ और इन सब चीज़ों का ना इस्तेमाल करें, शैम्पू जैसे चीज़ों का, जो कि पानी को दूषित करें और बाद में वही पानी एक बड़े नदी में मिल जाए या फिर गंगा नदी में मिल जाए और नदी को और ज़्यादा पॉल्यूटेड बना दे। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है ये है कि जो डेड बॉडीज़ हैं, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, नदी के बगल में दफना या फिर जला दिया जाता है। बाद में उनके बॉडी रिमेन्स को नदी में फेंक दिया जाता है। कई बार नदी के बगल में दफनाया जाता है। नदी जब बढ़ती है तो उस चीज़ को भी, उस बॉडी को भी अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाती है। दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो डेड बॉडीज़ है उसको नदी से थोड़ी दूर पर दफनाया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि नदी तक नहीं पहुंच पाएगी बॉडी और नदी में पॉल्यूशन शायद थोड़ा हद तक कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो बॉडी के रिमेन्स जलने के बाद बचते हैं उसको नदी में ना फेंका जाए, या फिर नदी में फेंका जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर एक ऐसे जानवर हैं, ऐसे कछुए हैं कि नहीं जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। हमारे यहाँ नदियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ऐसी मछलियाँ या फिर ऐसे कछुओं की कमी है जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे कछुओं को डालना चाहिए नदी में जो डेड बॉडीज़ खाते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपने प्यारी नदियों को इन वाटर पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। दोस्तों, जो आखिरी चीज़ हम कर सकते हैं, एक साथ खड़े हो जाए और कसम खा लें कि हमको नदी को बचाना है, हमको अपनी प्यारी गंगा माँ को बचाना है, हमको उस नदी को बचाना है जो पिछले हजारों सालों से, हजारों लाखों सालों से हमारी ज़िंदगी बचाती आई है, हमारे पूर्वजों को जिंदा रखा, हमको जिंदा रखा। और दोआब रीजन, जो गंगा यमुना का रीजन है, जो जगह है, उसको सबसे ज़्यादा फर्टाइल बनाया दुनिया में। उस नदी के लिए हम थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, एक साथ आएँ, सरकार को भी बताएं कि हम आपके साथ हैं, आप काम करिए, और आप नहीं काम करेंगे तो हम करेंगे, हमारी नदी है, हमारे लोग हैं, तब जाकर शायद इस नदी का थोड़ा भला हो पाएगा, थोड़ा कल्याण हो पाएगा। दोस्तों, ये छोटी चीज़ नहीं है, इस पर काम करना ज़रूरी है। ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं, ये सिर्फ स्टूडियो में कहना आसान तो है, इस चीज़ को मानता हूँ मैं, पर जिस दिन हमारी माँ गंगा साफ हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरे ये शब्द जो हैं किसी काम के हैं, या फिर कोई एक आदमी भी इससे अवेयर होगा, थोड़ा जागरूक होगा, समझदार होगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ये नहीं करूँगा कि आपको वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना। आप बस इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप उन लोगों के पास भेजिए जिसको आपको लगता है कि उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए, वो समझदार हैं, वो समझ सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, और अपनी गंगा माँ को हम बचा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।